द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी आंधी। चंदा के तट पर बहुत से छतनारे वृक्षों की छाया है, किंतु मैं प्राय मुचकुंद के नीचे ही जाकर टहलता, बैठता और कभी कभी चांदनी में ऊँघने भी लगता। वहीं मेरा विश्राम था। वहाँ मेरी एक सहचरी भी थी, किंतु वह कुछ बोलती ना थी। वह रहठों की बनी हुई मूसदानी सी एक झोपड़ी थी, जिसके नीचे पहले सथिया मुसहरिन का मोटा सा काला लड़का पेट के बल पड़ा रहता था। दोनों कलाइयों पर सिर टेके हुए भगवान की अनंत करुणा को प्रणाम करते हुए उसका चित्र आंखों के सामने आ जाता। मैं साथियों को कभी कभी कुछ दे देता था, पर वे नहीं के बराबर। उसे तो मजूरी करके जीने में सुख था। अन्य मुसहरों की तरह अपराध करने में वे चतुर न थी। उसको मुसहरों की बस्ती से दूर रहने में सुविधा थी। वह मूचकुंद के फल इकट्ठे करके बेचती, सेमर की रुई बिन लेती, लकड़ी के गट्ठे बटोर कर बेचती, पर उसके इन सब व्यापारों में कोई और सहायक न था। एक दिन वह मर ही तो गई, तब भी कलाई पर से सिर उठाकर करवट बदलकर अंगड़ाई लेते हुए कलवा ने केवल एक जम्भाई ली थी। मैंने सोचा, स्नेह, माया, ममता, इन सबों की भी एक घरेलू पाठशाला है, जिसमें उत्पन्न होकर शिशु धीरे धीरे इनके अभिनय की शिक्षा पाता है। उसकी अभिव्यक्ति के प्रकार और विशेषता से वह आकर्षक होता ही है, किंतु माया, ममता किसी प्राणी के हृदय में न होगी। मुसहरों को पता लगा, वह कल्लू को ले गए। तब से इस स्थान की निर्जनता पर गरिमा का एक और रंग चढ़ गया। मैं अब भी तो वहीं पहुंच जाता हूँ, बहुत घूम फिर कर भी, जैसे मुचकुंद की छाया की ओर खिंच जाता हूँ। आज के प्रभात में कुछ अधिक सरसता थी। मेरा हृदय हल्का हल्का सा हो रहा था। पवन में मादक सुगंध और शीतलता थी। ताल पर नाचती हुई लाल लाल किरणें वृक्षों के अंतराल से बड़ी सुहावनी लगती थी। मैं परजाते के सौरभ में अपने सिर को धीरे धीरे हिलाता हुआ कुछ गुनगुनाता हुआ चला जा रहा था। सहसा मुचकुंद के नीचे मुझे धुआं और कुछ मनुष्यों की चहल पहल का अनुमान हुआ। मैं कौतूहल से उसी ओर बढ़ने लगा। वहां कभी एक सराय भी थी, अब उसका ध्वंस बच रहा था। दो एक कोठरियां थी, किंतु पुरानी प्रथा के अनुसार अब भी वहीं पर पथिक ठहरते। मैंने देखा कि मुचकुंद के आसपास दूर तक एक विचित्र जमावड़ा है। अद्भुत शिविरों की पांति में यहाँ पर कानन चरों बिना घरवालों की बस्ती बसी हुई है। सृष्टि को आरंभ हुए कितना समय बीत गया, किंतु इन अभागों को कोई पहाड़ की तलहटी या नदी की घाटी बसाने के लिए प्रस्तुत न हुई, और ना इन्हें कहीं घर बनाने की सुविधा ही मिली। वे आज भी अपने चलते फिरते घरों को जानवरों पर लादे हुए घूमते ही रहते हैं। मैं सोचने लगा, ये सभ्य मानव समाज के विद्रोही हैं, तो भी इनका एक समाज है। सभ्य संसार के नियमों को कभी ना मानकर भी इन लोगों ने अपने लिए नियम बनाए हैं। किसी भी तरह जिनके पास कुछ है उनसे ले लेना और स्वतंत्र होकर रहना। इनके साथ सदैव आज के संसार के लिए विचित्रतापूर्ण संग्रहालय रहता है। ये अच्छे घुड़सवार और भयानक व्यापारी हैं। अच्छा, ये लोग कठोर परिश्रमी और संसार यात्रा के उपयुक्त प्राणी हैं। फिर इन लोगों ने कहीं बसना, घर बनाना क्यों नहीं पसंद किया? मैं मन ही मन सोचता हुआ धीरे धीरे उनके पास होने लगा। कौतूहल ही तो था। आज तक इन लोगों के संबंध में कितनी ही बातें सुनता आया था। जब निर्जन चंदा का ताल मेरे मनोविनोद की सामग्री हो सकता है, तब आज उसका बसा हुआ तट मुझे क्यों ना आकर्षित करता। मैं धीरे धीरे मुचकुंद के पास पहुंच गया। एक डाल से बंधा हुआ एक सुंदर बछड़ा हरी हरी दूब खा रहा था, और लहंगा कुर्ता पहने, रुमाल सिर से बांधे हुए एक लड़की उसकी पीठ सूखे घास के मट्ठे से मल रही थी। मैं रुककर देखने लगा। उसने पूछा, घोड़ा लोगे बाबू? नहीं, कहते हुए मैं आगे बढ़ा था कि एक तरुणी ने
झोपड़े से सिर निकाल कर देखा, वह बाहर निकल आई। उसने कहा, आप पढ़ना जानते हैं? हाँ हाँ, जानता तो हूँ। हिंदुओं की चिट्ठी आप पढ़ लेंगे? मैं उसके सुंदर मुख को कला की दृष्टि से देख रहा था। कला की दृष्टि, ठीक तो बोध कला, गांधार कला, द्रविड़ों की कला इत्यादि नाम से भारतीय मूर्ति सौंदर्य के अनेक विभाग जो हैं, जिससे गणन का अनुमान होता है। मेरे एकांत जीवन को बिताने की सामग्री में इस तरह का जड़ सौंदर्य बोध भी एक स्थान रखता है। मेरा हृदय सजीव प्रेम से कभी आप्लुत नहीं हुआ था। मैं इस मूक सौंदर्य से ही कभी कभी अपना मनोविनोद कर लिया करता। चिट्ठी पढ़ने की बात पूछने पर भी मैं अपने मन में निश्चय कर रहा था कि ये वास्तविक गांधार प्रतिमा है या ग्रीस और भारत का इस सौंदर्य में समन्वय है। वे झुंझलाकर बोली, क्या नहीं पढ़ सकोगे? चश्मा नहीं है, मैंने सहसा कह दिया। यद्यपि मैं चश्मा नहीं लगाता तो भी स्त्रियों से बोलने में ना जाने क्यों मेरे मन में हिचक होती है। मैं उनसे डरता भी था, क्योंकि सुना था कि वे किसी वस्तु को बेचने के लिए प्राय इस तरह तंग करती हैं कि उनसे दाम पूछने वालों को लेकर ही छूटना पड़ता है। इसमें उनके पुरुष लोग भी सहायक होते हैं। तब वह बेचारा ग्राहक और भी झंझट में फंस जाता है। मेरी सौंदर्य की अनुभूति विलीन हो गई। मैं अपने दैनिक जीवन के अनुसार टहलने का उपक्रम करने लगा, किंतु वह सामने अचल प्रतिमा की तरह खड़ी हो गई। मैंने कहा, क्या है? चश्मा चाहिए, मैं ले आती हूँ। ठहरो ठहरो, मुझे चश्मा ना चाहिए, कहकर मैं सोच रहा था कि कहीं मुझे खरीदना ना पड़े। उसने पूछा, तब तुम पढ़ सकोगे कैसे? मैंने देखा कि बिना पढ़े मुझे छुट्टी ना मिलेगी। मैंने कहा, ले आओ देखूं, संभव है कि पढ़ सकूं। उसने अपनी जेब से एक बुरी तरह मुड़ा हुआ पत्र निकाला। मैं उसे लेकर मन ही मन पढ़ने लगा। लैला, तुमने जो मुझे पत्र लिखा था उसे पढ़कर मैं हंसा भी, और दुख तो हुआ ही। हंसा इसलिए कि तुमने दूसरे से अपने मन का ऐसा खुला हुआ हाल क्यों कह दिया। तुम कितनी भोली हो, क्या तुमको ऐसा पत्र दूसरे से लिखवाते हुए हिचक न हुई? तुम्हारा घूमने वाला परिवार ऐसी बातों को सहन करेगा? क्या इन प्रेम की बातों में तुम गंभीरता का तनिक भी अनुभव नहीं करती हो? और दुखी इसलिए हुआ कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। यह कितनी भयानक बात है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तुमने मुझे निमंत्रित किया है प्रेम के स्वतंत्र साम्राज्य में घूमने के लिए, किंतु तुम जानती हो मुझे जीवन की ठोस झंझटों से छुट्टी नहीं। घर में मेरी स्त्री है, 3 बच्चे हैं, उन सबों के लिए मुझे खटना पड़ता है, काम करना पड़ता है। यदि वैसा ना भी होता तो भी क्या मैं तुम्हारे जीवन को अपने साथ घसीटने में समर्थ होता? तुम स्वतंत्र वन विहंगनी, मैं एक हिंदू गृहस्थ, अनेकों रुकावटें, बीसों बंधन, ये सब असंभव है। तुम भूल जाओ, जो स्वप्न तुम देख रही हो उसमें केवल हम और तुम हैं, संसार का आभास नहीं। मैं संसार में एक दिन और जीर्ण सुख लेते हुए जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का समन्वय करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ना मालूम कब से मनुष्य इस भयानक सुख का अनुभव कर रहा है। मैं उन मनुष्यों में अपवाद नहीं हूँ, क्योंकि यह सुख भी तुम्हारे स्वतंत्र सुख की संतति है। वह आरंभ है, यह परिणाम है। फिर भी घर बसाना पड़ेगा, फिर वही समस्याएं सामने आवेंगी। तब तुम्हारा यह स्वप्न भंग हो जाएगा। पृथ्वी ठोस और कंकरीली रह जाएगी, फूल हवा में बिखर जाएंगे, आकाश का विराट मुख समस्त आलोक पी जाएगा। अंधकार केवल अंधकार में झुंझलाहट भरा पश्चाताप जीवन को अपने डंकों से शत विक्षत कर देगा। इसलिए लैला, भूल जाओ, तुम 4 यारी बेचती हो। उससे सुना है चोर पकड़े जाते हैं, किंतु अपने मन का चोर पकड़ना कहीं अच्छा है। तुम्हारे भीतर जो तुमको चुरा रहा है उसे निकाल बाहर करो।
मैंने तुमसे कहा था कि बहुत से पुराने सिक्के खरीदूंगा। तुम अब की बार पश्चिम जाओ तो खोज कर ले आना, मैं उन्हें अच्छे दामों पर ले लूंगा। किंतु तुमको खरीदना है, अपने को बेचना नहीं। इसलिए मुझसे प्रेम करने की भूल तुम ना करो। हाँ, अब कभी इस तरह पत्र न भेजना, क्योंकि वह सब व्यर्थ है। रामेश्वर। मैं एक सांस में पत्र पढ़ गया। तब तक लैला मेरा मुंह देख रही थी। मेरा पढ़ना कुछ ऐसा ही हुआ जैसे लोग अपने में बर्राते हैं। मैंने उसकी ओर देखते हुए वह कागज उसे लौटा दिया। उसने पूछा, इसका मतलब? वह फिर किसी समय बताऊंगा। अब मुझे जलपान करना है, मैं जाता हूँ। कहकर मैं मुड़ा ही था कि उसने पूछा, आपका घर बाबू? मैंने चंदा के किनारे अपने सफ़ेद बंगले को दिखा दिया। लैला पत्र हाथ में लिए वहीं खड़ी रही। मैं अपने बंगले की ओर चला। मन में सोचता जा रहा था, रामेश्वर, वही तो रामेश्वर नाथ वर्मा, क्यूरियो मर्चेंट, उसी की लिखावट है। वह तो मेरा परिचित है। मित्र मान लेने में मन को एक तरह की अड़चन है। इसलिए मैं प्राय अपने कहे जाने वाले मित्रों को भी जब अपने मन में संबोधन करता हूँ तो परिचित ही कहकर, सो भी जब इतना माने बिना काम नहीं चलता। मित्र मान लेने पर मनुष्य उससे शिव के समान आत्मत्याग, बोधिसत्व के सादृश सर्वस्व समर्पण की जो आशा करता है और उसकी शक्ति की सीमा को प्राय अतिरंजित देखता है, वैसी स्थिति में अपने को डालना मुझे पसंद नहीं। क्योंकि जीवन का हिसाब किताब उस काल्पनिक गणित के आधार पर रखने का मेरा अभ्यास नहीं, जिसके द्वारा मनुष्य सबके ऊपर अपना पावना ही निकाल लिया करता है। अकेले जीवन के नियमित व्यय के लिए साधारण पूंजी का ब्याज मेरे लिए पर्याप्त है। मैं सुखी विचरता हूँ। हाँ, मैं जलपान करके कुर्सी पर बैठा हुआ अपनी डाक देख रहा था। उसमें एक लिफाफा ठीक उन्हीं अक्षरों में लिखा हुआ जिनमें लैला का पत्र निकला था। मैं उत्सुकता से खोलकर पढ़ने लगा। भाई श्रीनाथ, तुम्हारा समाचार बहुत दिनों से नहीं मिला। तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हम लोग 2 सप्ताह के भीतर तुम्हारे अतिथि होंगे। चंदा की वायु हम लोगों को खींच रही है। मिनगा तो तंग कर ही रहा है, उसकी माँ को और भी उत्सुकता है। उन सबों को यही सूझी है कि दिन भर ताल में डोंगी पर भोजन ना करके हवा खाएंगे और पानी पिएंगे। तुम्हें कष्ट तो ना होगा? तुम्हारा रामेश्वर। पत्र पढ़ लेने पर जैसे कौतूहल मेरे सामने नाचने लगा। रामेश्वर के परिवार का स्नेह, उनके मधुर झगड़े, मान मनोबल, समझौता और अभाव में भी संतोष, कितना सुंदर। मैं कल्पना करने लगा, रामेश्वर एक सफल कदम है जिसके ऊपर मालती की लता अपनी सैकड़ों उलझनों से आनंद की छाया और आलिंगन का स्नेह सुर भी ढाल रही है। रामेश्वर का ब्याह मैंने देखा था। रामेश्वर के हाथ के ऊपर मालती की पीली हथेली, जिसके ऊपर जलधारा पड़ रही थी। सचमुच ये संबंध कितना शीतल हुआ। उस समय में हंस रहा था। बालिका मालती और किशोर रामेश्वर, हिंदू समाज का ये परिहास, ये भीषण मनोविनोद। तो भी मैंने देखा, कहीं भूचाल नहीं हुआ, कहीं ज्वालामुखी नहीं फूटा, बहिया ने कोई गांव बहाया नहीं। रामेश्वर और मालती अपने सुख की फसल हर साल काटते हैं। मैंने जो सोचा, अभी अभी जो विचार मेरे मन में आया, वह ना लिखूंगा। मेरी शुद्रता जलन के रूप में प्रकट होगी। किंतु मैं सच कहता हूँ, मुझे रामेश्वर से जलन नहीं। तो भी मेरे उस विचार का मिथ्या अर्थ लोग लगा ही लेंगे। आजकल मनोविज्ञान का युग है ना। प्रत्येक ने मनोवृत्तियों के लिए हृदय को कबूतर का दरबा बना डाला है। इनके लिए सफ़ेद, नीला, सुर्ख का श्रेणी विभाग कर लिया गया है। उतनी प्रकार की मनोवृत्तियों को गिनकर वर्गीकरण कर लेने का साहस भी होने लगा है। तो भी मैंने उस बात को सोच ही लिया। मेरे साधारण जीवन में एक लहर उठी, प्रसन्नता की सनिग्ध लहर। पारिवारिक सुखों से लिपटा हुआ प्रणय कलह देखूंगा। मेरे दायित्व विहीन जीवन का वह मनोविनोद होगा। मैं रामेश्वर को पत्र लिखने लगा। भाई रामेश्वर,
तुम्हारे पत्र ने मुझ पर प्रसन्नता की वर्षा की है। मेरे शून्य जीवन को आनंद कोलाहल से कुछ ही दिनों के लिए सही भर देने का तुम्हारा प्रयत्न मेरे लिए सुख का कारण होगा। तुम अवश्य आओ और सबको साथ लेकर आओ। तुम्हारा श्रीनाथ। और हाँ, बम्बई से आते हुए सूरन अवश्य लेते आना। यहाँ वैसा नहीं मिलता। सूरन की तरकारी की गर्मी में ही तुम लोग चंदा की ठंडी हवा झेल सकोगे, और साथ साथ अपनी चलती फिरती दुकान का एक बक्स जिस पर हम लोगों की बातचीत की परंपरा लगी रहे। श्रीनाथ। दोपहर का भोजन कर लेने के बाद मैं थोड़ी देर अवश्य लेटता हूँ। कोई पूछता है तो कह देता हूँ कि ये निद्रा नहीं है भाई, तंद्रा है। स्वास्थ्य को मैं उसे अपने आराम से चलने देता हूँ। चिकित्सकों से सलाह पूछकर उसमें छेड़छाड़ करना मुझे ठीक नहीं जचता। सच बात तो यह है कि मुझे वर्तमान युग की चिकित्सा में वैसा ही विश्वास है जैसा पाश्चात्य पुरातत्वज्ञों की खोज पर। जैसे वे सांची और अमरावती के स्तंभ और शिल्प के चिन्हों में वस्त्र पहनी हुई मूर्तियों को देखकर ग्रीक शिल्पकला का आभास पा जाते हैं और कल्पना कर बैठते हैं कि भारतीय बोध कला ऐसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वे कपड़ा पहनना जानते ही ना थे। फिर चाहे आप त्रिपिटक से ही प्रमाण क्यों ना दें कि बिना अंतर्वासक चीवर इत्यादि के भारत का कोई भी भिक्षु नहीं रहता था। और वे कब मानने वाले वैसे ही चिकित्सक के पास सिर में दर्द होने की दवा खोजने गए कि वह पेट से उसका संबंध जोड़कर कोई रोचक औषधि दे ही देगा। बेचारा कभी न सोचेगा कि कोई गंभीर विचार करते हुए जीवन की किसी कठिनाई से टकराते रहने से भी पीड़ा हो सकती है। तो भी मैं हल्की सी तंद्रा केवल तबीयत बनाने के लिए ले ही लेता हूँ। शरतकाल की उजली धूप ताल के नीले जल पर फैल रही थी। आंखों में चकाचौंधी लग रही थी। मैं कमरे में पड़ा अंगड़ाई ले रहा था। दुलारे ने आकर कहा, ईरानी नहीं बलूची आए हैं। मैंने पूछा, कैसे ईरानी और बलूची? वही जो मूंगा फिरोजा चार यारी बेचते हैं, सिर में रुमाल बांधे हुए। मैं उठ खड़ा हुआ। दलान में आकर देखता हूँ तो एक 20 बरस के युवक के साथ लैला, गले में चमड़े का बैग, पीठ पर चोटी, छींट का रुमाल, एक निराला आकर्षक चित्र। लैला ने हंसकर पूछा, बाबू 4 यारी लोगे? 4 यारी? हाँ बाबू, 4 यारी। इसके रहने से इसके पास सोना अशर्फी रहेगा, थैली कभी खाली ना होगी। और बाबू, इससे चोरी का माल बहुत जल्द पकड़ा जाता है। साथ ही युवक ने कहा, ले लो बाबू, असली 4 यारी, सोना का 4 यारी। एक बाबू के लिए लाया था, वह मिला नहीं। मैं अब तक उन दोनों की सुरमिली आंखों को देख रहा था। सुरमे का घेरा गोरे गोरे मुंह पर आंख की विस्तृत सत्ता का स्वतंत्र साक्षी था। पतली लंबी गर्दन पर खिलौने सा मुंह टपाटप बोल रहा था। मैंने कहा, मुझे तो 4 यारी नहीं चाहिए। किंतु वहाँ सुनता कौन है। दोनों सीढ़ी पर बैठ गए थे और लैला अपना बैग खोल रही थी। कई पोटलियाँ निकली। सहसा लैला के मुंह का रंग उड़ गया। वह घबराकर कुछ अपनी भाषा में कहने लगी। युवक उठ खड़ा हुआ। मैं कुछ ना समझ सका, वह चला गया। अब लैला ने मुस्कुराते हुए बैग में से वही पत्र निकाला। मैंने कहा, इसे तो मैं पढ़ चुका हूँ। इसका मतलब वह तुम्हारी 4 यारी खरीदने फिर आवेगा, यही इसमें लिखा है। मैंने कहा, बस इतना ही? और भी कुछ है क्या बाबू? और जो उसने लिखा है वह मैं नहीं कह सकता। क्यों बाबू, क्यों ना कह सकोगे? बोलो। लैला की वाणी में पुचकार, दुलार, छिड़की और आज्ञा थी। ये सब बात मैं नहीं। बीच में ही बात काटकर उसने कहा, नहीं क्यों? तुम जानते हो नहीं बोलोगे। उसने लिखा है, मैं तुमको प्यार करता हूँ। सच बाबू? लैला की आंखों में स्वर्ग हंसने लगा। वह फुर्ती से पत्र मोड़कर रखती हुई हंसने लगी। मैंने अपने मन में कहा,
अब ये पूछेगी वह कब आवेगा, कहाँ मिलेगा। किंतु लैला ने यह सब कुछ नहीं पूछा। वह सीढ़ियों पर अर्ध शयनावस्था में जैसे कोई सुंदर सपना देखती हुई मुस्कुरा रही थी। युवक दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी भाषा में कुछ घबराकर कहा, पर लैला लेटे ही लेटे कुछ बोली। युवक भी बैठ गया। लैला ने मेरी ओर देखकर कहा, तो बाबू वह आवेगा, मेरी चारियारी खरीदेगा? गुल से भी कह दो। मैंने समझ लिया कि युवक का नाम गुल है। मैंने कहा, हाँ, वे तुम्हारी चारियारी खरीदने आवेंगे। गुल ने लैला की ओर प्रसन्न दृष्टि से देखा, परंतु मैं जैसे भयभीत हो गया। अपने ऊपर संदेह होने लगा। लैला सुंदरी थी, पर उसके भीतर भयानक राक्षस की आकृति थी या देव मूर्ति, ये बिना जाने मैंने कह दिया। यह मैंने क्या कह दिया? इसका परिणाम भीषण भी हो सकता है। मैं सोचने लगा, रामेश्वर को मित्र तो मानता नहीं, किंतु मुझे उससे शत्रुता करने का क्या अधिकार है? चंदा के दक्षिणी तट पर ठीक मेरे बंगले के सामने एक पाठशाला थी। उसमें एक सिन्हली सज्जन रहते थे। ना जाने कहाँ कहाँ से उनको चंदा मिलता था। वे पास पड़ोस के लड़कों को बुलाकर पढ़ाने के लिए बिठाते थे। 2 मास्टरों को वेतन देते थे। उनका विश्वास था कि चंदा का तट किसी दिन तथागत के पवित्र चरण चिन्ह से अंकित हुआ था। वे आज भी उन्हें खोजते थे। बड़े शांत प्रकृति के जीव थे। उनका श्यामल शरीर, कुंचित केश, तीक्ष्ण दृष्टि, सिंहली विशेषता से पूर्ण विनय, मधुर वाणी और कुछ मोटे अधरों में 24 घंटे बसने वाली हंसी आकर्षण से भरी थी। मेरे जब कभी कभी जीभ में खुजलाहट होती, वहां पहुंच जाता। आज की वह घटना मेरे गंभीर विचार का विषय बनकर मुझे व्यस्त कर रही थी। मैं अपनी डोंगी पर बैठ गया। दिन अभी 1-1.5 घंटे बाकी था। उस पार खेकर डोंगी ले जाते बहुत देर नहीं हुई। मैं पाठशाला और ताल के बीच के उद्यान को देख रहा था, खजूर और नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, जिसमें निराली छटा थी। एक नया पीपल अपने चिकने पत्तों की हरियाली में झूम रहा था। उसके नीचे शिला पर प्रज्ञा सारथी बैठे थे। नाव को अटकाकर मैं उनके समीप पहुंचा। अस्त होने वाले सूर्य बिंब की रंगीली किरणें उनके प्रशांत मुखमंडल पर पड़ रही थी। 2-2.5 हजार वर्ष पहले का चित्र दिखाई पड़ा, जब भारत की पवित्रता हजारों कोस से लोगों को वासना दमन करना सीखने के लिए आमंत्रित करती थी। आज भी आध्यात्मिक रहस्यों के उस देश में उस महती साधना का आशीर्वाद बचा है। अभी भी बोध वृक्ष पनपते हैं। जीवन की जटिल आवश्यकताओं को त्याग कर जब काश्य पहने संध्या के सूर्य के रंग में रंग मिलाते हुए ध्यान स्थितमित लोचन मूर्तियां अभी देखने में आती हैं, तब जैसे मुझे अपनी सत्ता का विश्वास होता है और भारत की अपूर्वता का अनुभव होता है। अपनी सत्ता का इसलिए कि मैं भी त्याग का अभिनय करता हूँ ना, और भारत के लिए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसकी विजय धर्म में है। अधरों में कुंचित हंसी, आंखों में प्रकाश भरे प्रज्ञा सारथी ने मुझे देखते हुए कहा, आज मेरी इच्छा थी कि आपसे भेंट हो। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ कि मैं प्रत्यक्ष ही आ गया, नहीं तो ध्यान में बाधा पड़ती। श्रीनाथ जी, मेरे ध्यान में आपके आने की संभावना ना थी, तो भी आज एक विषय पर आपकी सम्मति की आवश्यकता है। मैं भी कुछ कहने के लिए ही यहाँ आया हूँ। पहले मैं कहूँ कि आप ही आरंभ करेंगे। सथिया के लड़के कल्लू के संबंध में तो आपको कुछ नहीं कहना है। मेरे बहुत कहने पर मुसहरों ने उसे पढ़ने के लिए मेरी पाठशाला में रख दिया है और उसके पालन के भार से अपने को मुक्त कर लिया है। अब वह 7 बरस का हो गया है। अच्छी तरह खाता पीता है, साफ सुथरा रहता है, कुछ पढ़ता भी है। प्रज्ञा सारथी ने कहा, चलिए, अच्छा हुआ, एक रास्ते पर लग गया। फिर जैसा उसके भाग्य में हो। मेरा मन इन घरेलू बंधनों में पड़ने के लिए विरक्त सा है, फिर भी ना जाने क्यों कल्लू का ध्यान आ ही जाता है। मैंने कहा, तब तो अच्छी बात है, आप इस कृत्रिम विरक्ति से ऊब चले हैं तो कुछ काम करने लगिए। मैं भी घर जाना चाहता हूँ। ना हो तो पाठशाला ही चलाइए।
कहते हुए प्रज्ञा सारथी ने मेरी ओर गंभीरता से देखा। मेरे मन में हलचल हुई। मैं एक बकवादी मनुष्य, किसी विषय पर गंभीरता का अभिनय करके थोड़ी देर तक सफल वाद विवाद चला देना और फिर विश्वास करना, इतना ही तो मेरा अभ्यास था। काम करना, किसी दायित्व को सिर पर लेना, असंभव। मैं चुप रहा। वे मेरा मुख देख रहे थे। मैं चतुरता से निकल जाना चाहता था। यदि मैं थोड़ी देर और उसी तरह सन्नाटा रखता तो मुझे हाँ या नहीं कहना ही पड़ता। मैंने विवाह वाला चुटकुला छेड़ ही तो दिया। आप तो विरक्त भिक्षु हैं, अब घर जाने की आवश्यकता कैसे आ पड़ी? भिक्षु, आश्चर्य से प्रज्ञा सारथी ने कहा। मैं तो ब्रह्मचर्य में हूँ, विद्याभ्यास और धर्म का अनुशीलन कर रहा हूँ। यदि मैं चाहूँ तो प्रव्रज्या ले सकता हूँ, नहीं तो ग्रही बनने में कोई धार्मिक आपत्ति नहीं। सिन्हल में तो यही प्रथा प्रचलित है। मेरे विचार से यह प्राचीन आर्य प्रथा भी थी। मैं गारहस्थ्य जीवन से परिचित होना चाहता हूँ। तो आप ब्याह करेंगे? क्यों नहीं, वही करने तो जा रहा हूँ। देखता हूँ स्त्रियों पर आपको पूर्ण विश्वास है। इतिहास में, आख्यायिकाओं में कुछ स्त्रियों और पुरुषों का दुष्ट चरित्र पढ़कर मुझे अपने और अपनी भावी सहधर्मिणी पर अविश्वास कर लेने का कोई अधिकार नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परीक्षा देनी चाहिए। विवाहित जीवन सुखदायक होगा? मैंने पूछा। किसी कर्म को करने के पहले उसमें सुख की ही खोज करना क्या अत्यंत आवश्यक है? सुख तो धर्माचरण से मिलता है, अन्यथा संसार तो दुखमय है ही। संसार के कर्मों को धार्मिकता के साथ करने में सुख की ही संभावना है, किंतु ब्याह जैसे कर्म से तो सीधा सीधा स्त्री से संबंध है। स्त्री कितनी विचित्र पहेली है, इसे जानना सहज नहीं। बिना जाने ही उससे अपना संबंध जोड़ लेना कितनी बड़ी भूल है ब्रह्मचारी जी। मैंने हंसकर कहा। भाई, तुम बड़े चतुर हो, खूब सोच समझकर परखकर तब संबंध जोड़ना चाहते हो ना। किंतु मेरी समझ में संबंध हुए बिना परखने का दूसरा उपाय नहीं, प्रज्ञा सारथी ने गंभीरता से कहा। मैं चुप होकर सोचने लगा। अभी अभी जो मैंने एक कांड का बीजारोपण किया है, वह क्या लैला के स्वभाव से परिचित होकर मैं अपनी मूर्खता पर मन ही मन तिलमिला उठा। मैंने कल्पना से देखा, लैला प्रतिहिंसा भरी एक भयानक राक्षसी है। यदि वे अपने जाति स्वभाव के अनुसार रामेश्वर के साथ बदला लेने की प्रतिज्ञा कर बैठे, तब क्या होगा? प्रज्ञा सारथी ने फिर कहा। मेरा जाना तो निश्चित है। ताम्रपर्णी की तरंगमालाएं मुझे बुला रही हैं। मेरी एक प्रार्थना है, आप कभी कभी आकर इसका निरीक्षण कर लिया कीजिए। मुझे एक बहाना मिला। मैंने कहा, मैंने बैठे बिठाए एक झंझट बुला ही ली है। मैं देखता हूँ कि कुछ दिनों तक तो मुझे उसमें फंसना ही पड़ेगा। प्रज्ञा सारथी ने पूछा, वह क्या? मैंने लैला का पत्र पढ़ने और उसके बाद का सब वृतांत कह सुनाया। प्रज्ञा सारथी चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, आपने इस काम को खूब सोच समझकर करने की आवश्यकता पर तो ध्यान ना दिया होगा, क्योंकि इसका फल दूसरे को भोगने की संभावना है ना। मुझे प्रज्ञा सारथी का यह व्यंग्य अच्छा न लगा। मैंने कहा, संभव है कि मुझे भी कुछ भोगना पड़े। भाई, मैं देखता हूँ संसार में बहुत से ऐसे काम मनुष्यों को करने पड़ते हैं जिन्हें वे स्वप्न में भी नहीं सोचता। अकस्मात वे प्रसंग सामने आकर गुर्राने लगते हैं, जिनसे भागकर जान बचाना ही उसका अभिष्ट होता है। मैं भी इसी तरह ब्याह करने के लिए सिंहल जा रहा हूँ। अंधकार को भेद कर शरद का चंद्रमा नारियल और खजूर के वृक्षों पर दिखाई देने लगा था। चंदा का ताल लहरियों में प्रसन्न था। मैं क्षण भर के लिए प्रकृति की उस सुंदर चित्रपटी को तन्मय होकर देखने लगा। कलवा ने जब प्रज्ञा सारथी को भोजन करने की सूचना दी, मुझे याद हुआ कि मुझे उस पार जाना है। मैंने दूसरे दिन आने को कहकर प्रज्ञा सारथी से छुट्टी मांगी। डोंगी पर बैठकर मैं धीरे धीरे डाड़ चलाने लगा। मैं अनमना सा डाड़ चलाता हुआ कभी चंद्रमा को और कभी चंदा ताल को देखता। नाव सरल आंदोलन में तिर रही थी। बार बार सिंहली प्रज्ञा सारथी की बात सोचता जाता था। मैंने घूमकर देखा
तो कुंज से घिरा हुआ पाठशाला का भवन चंदा के शुभ्र जल में प्रतिबिंबित हो रहा था। चंदा का वे तट समुद्र उपकूल का एक खंड चित्र था। मन ही मन सोचने लगा, मैं करता ही क्या हूँ? यदि मैं पाठशाला का ही निरीक्षण करूँ तो हानि क्या? मन भी लगेगा और समय भी कटेगा। अब मैं दूर चला आया था। सामने मुचकुंद वृक्ष की नील आकृति दिखलाई पड़ी। मुझे लैला का फिर स्मरण आ गया। कितनी सरल, स्वतंत्र और साहसिकता से भरी हुई रमणी है। सुरमिली आंखों में कितना नशा है और अपने मादक उपकरणों से भी रामेश्वर को अपनी ओर आकर्षित करने में वे असमर्थ है। रामेश्वर पर मुझे क्रोध आया और लैला को फिर अपने विचारों से उलझते देखकर झुंझला उठा। अब किनारा समीप हो चला था। मैं मुचकुंद की ओर से नाव घुमाने को था कि मुझे उस प्रशांत जल में दो शीर तैरते हुए दिखाई पड़े। शरद काल की शीतल रजनी में उन तैरने वालों पर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने डार चलाना बंद कर दिया। दोनों तैरने वाले डोंगी के पास आ चले थे। मैंने चंद्रिका के आलोक में पहचान लिया। वह लैला का सुंदर मुख था, कुमुदिनी की तरह प्रफुल्ल चांदनी में हंसता हुआ लैला का मुख। मैंने पुकारा, लैला। मैं बोलने ही को था कि वह उसके साथ वाला मूर्ख गुर्रा उठा। मैंने समझा कि उसका साथी गुल होगा, किंतु लैला ने कहा, चुप, बाबूजी हैं। अब मैंने पहचाना वह एक भयानक ताजी कुत्ता है जो लैला के साथ तैर रहा था। लैला ने कहा, बाबूजी, आप कहाँ? मेरी डोंगी के एक ओर लैला का हाथ था और दूसरी ओर कुत्ते के दोनों अगले पंजे। मैंने कहा, यूं ही घूमने आया था। और तुम रात को तैरती हो लैला? दिन भर काम करने के बाद अब तो छुट्टी मिली है, बदन ठंडा कर रही हूँ, लैला ने कहा। वह एक अद्भुत दृश्य था। इतने दिनों तक मैं जीवन के अकेले दिनों को काट चुका हूँ। अनेक अवसर विचित्र घटनाओं से पूर्ण और मनोरंजक मिले हैं, किंतु ऐसा दृश्य तो मैंने कभी ना देखा। मैंने पूछा, आज की रात तो बहुत ठंडी है लैला। उसने कहा, नहीं, बड़ी गर्म। दोनों ने अपनी रुकावट हटा ली। डोंगी चलने को स्वतंत्र थी। लैला और उसका साथी दोनों तैरने लगे। मैं फिर अपने बंगले की ओर डोंगी खेने लगा। किनारे पर पहुंचकर देखता हूँ कि दुलारे खड़ा है। मैंने पूछा, क्यों रे, तू कब से यहाँ है? उसने कहा, आपको आने में देर हुई इसलिए मैं आया हूँ, रसोई ठंडी हो रही है। मैं डोंगी से उतर पड़ा और बंगले की ओर चला। मेरे मन में ना जाने क्यों संदेह हो रहा था कि दुलारे जानबूझकर परखने आया था। लैला से बातचीत करते हुए उसने मुझे अवश्य देखा है, तो क्या वह मुझ पर कुछ संदेह करता है? मेरा मन दुलारे को संदेह करने का अवसर देकर जैसे कुछ प्रसन्न ही हुआ। बंगले पर पहुंचकर मैं भोजन करने बैठ गया। स्वभाव के अनुसार शरीर तो अपना नियमित सब करता ही रहा, किंतु सो जाने पर भी वही सपना देखता रहा। आज बहुत विलंब से सोकर उठा। आलस से कहीं घूमने फिरने की इच्छा ना थी। मैंने अपनी कोठरी में ही आसन जमाया। मेरी आंखों में वह रात्रि का दृश्य अभी घूम रहा था। मैंने लाख चेष्टा की, किंतु लैला और वह सिंहली भिक्षु दोनों ही ने मेरे हृदय को अखाड़ा बना दिया था। मैंने विरक्त होकर विचार परंपरा को तोड़ने के लिए बांसुरी बजाना आरंभ किया। आसावरी के गंभीर विलंबित आलापों में फिर भी लैला की प्रेमपूर्ण आकृति जैसे बनने लगती। मैंने बांसुरी बजाना बंद किया और ठीक विश्राम काल में ही मैंने देखा कि प्रज्ञा सारथी सामने खड़े हैं। मैंने उन्हें बिठाते हुए पूछा, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? यह प्रश्न मेरी विचार विशृंखलता के कारण हुआ था, क्योंकि वे तो प्राय मेरे यहाँ आया ही करते थे। उन्होंने हंसकर कहा, मेरा आना भूल कर नहीं, किंतु कारण से हुआ है। कहिए, आपने उस विषय में कुछ स्थिर किया? मैंने अनजान बनकर पूछा, किस विषय में? प्रज्ञा सारथी ने कहा, अब वही पाठशाला की देखरेख करने के लिए, जैसा मैंने उस दिन आपसे कहा था। मैंने बात उड़ाने के ढंग से कहा,
आप तो सोच विचार कर काम करने में विश्वास ही नहीं रखते। आपका तो यही कहना है कि मनुष्य प्राय अनिच्छावश बहुत से काम करने के लिए बाध्य होता है। तो फिर मुझे उस पर सोचने विचारने की क्या आवश्यकता थी? जब वैसा अवसर आवेगा तब देखा जाएगा। कृपया मेरी बातों का मनोनुकूल अर्थ ना निकालिए। यह तो मैं मानता हूँ कि आप अपने ढंग से विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु उन्हें क्रियात्मक रूप देने के समय आपकी स्वतंत्रता में मेरा विश्वास संदिग्ध हो जाता है। प्राय देखा जाता है हम लोग क्या करने जाकर क्या कर बैठते हैं, तो भी हम उसकी जिम्मेदारी से छूटते नहीं। मान लीजिए कि लैला के हृदय में एक दुराशा उत्पन्न करके आपने रामेश्वर के जीवन में अड़चन डाल दी है। संभव है ये घटना साधारण ना रहकर कोई भीषण कांड उपस्थित कर सकती है और आपका मित्र अपने अनिष्ट करने वालों को ना भी पहचान सके। तो क्या आप अपने ही मन के सामने इसके लिए अपराधी न ठहरेंगे? आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।